नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। फ्रांस आग में जल रहा है। 15 दिन होने जा रहे हैं, 15 दिन के करीब होने वाले हैं। फ्रांस में कई बड़े बड़े स्टोर जला दिए गए हैं, कई मॉल में आग लगा दी गई है, कई बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियों में आग लगा दी गई है जिनको वहाँ के लोग मानते थे कि ये शोषण का रास्ता है। पुलिस के साथ में लगातार जनता की मुठभेड़ हो रही है और एक रहस्यमय तरीके से कुछ लोग फ्रांस में, ऐसी भी खबरें हैं कि काला मास्क लगाकर आ रहे हैं और आगजनी कर रहे हैं। लेकिन ये पूरे फ्रांस के जलने की जो बात है, जिसमें करीब 10 लाख के करीब लोग फ्रांस की सड़कों पर उतरे हुए हैं। याद कीजिए, अभी पिछले दिनों इजराइल का नेतन्याहू का किस्सा आया था। अब उन्होंने मिसाइल छोड़ के फ़िलिस्तीन पे थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश की है। लेकिन फ्रांस में क्या हो रहा है इसको समझेंगे, क्यों आग लगी हुई है और इसका भारत से क्या संबंध है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। फ्रांस में इतनी व्यापक आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत व्यापक आगजनी हुई है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उसमें 154 अधिकारी घायल हुए, पुलिस के अधिकारी। 111 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है और दूसरी तरफ कुछ और संस्था बता रहे हैं कि 77 अधिकारी घायल हुए हैं, 45 लोगों को हिरासत में लिया है। संख्याओं का डिस्प्यूट चलता रहता है। बहरहाल लेकिन फ्रांस में बहुत बुरा हाल है। आगजनी, सड़कों पे प्रदर्शन, जनता मरने मारने पर उतारू है फ्रांस की है। और ये लड़ाई हो रही है फ्रांस के बुजुर्गों के लिए। लड़ाई सड़कों पे भले ही नौजवान लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई बुजुर्गों के लिए हो रही है और वहाँ की सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है कि हम बुजुर्गों के खिलाफ नौजवानों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बताऊंगा कैसे। फ्रांस का अगर आप डाटा लें पूरा का पूरा, पहले ये समझें कि मसला क्या है। मसला ये है कि फ्रांस में जो रिटायरमेंट की उम्र है उसको 62 साल से बढ़ाकर 64 साल किया जा रहा है। फ्रांस की सरकार का कहना ये है कि भैया आप 2 साल और काम करो, क्योंकि हमारे पास आपको पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं। आपको याद होगा, मैंने यहाँ का भारत का भी एक वीडियो बनाया था और आपको ये बताया था कि हमारा EPFO प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सरकार से कह रहा है कि रिटायरमेंट की एज बढ़ा दो। पहले सरकार रोज़गार के आंकड़े बढ़े हुए दिखाने के लिए रिटायरमेंट की एज घटाती थी ताकि एक सीट खाली हो और एक नौजवान को नौकरी मिले तो हम कह सकें कि इतने लोगों को हमने जॉब दिया है। लेकिन अब दुनिया भर की सरकारों का रवैया बदल रहा है और सोचने की बात नहीं लगती है आपको कि एक चीज़ अगर होती है तो कई देशों में एक साथ होती है, उसी स्टाइल में होती है। यहाँ EPFO कह रहा है एज बढ़ाइए, वहाँ फ्रांस में भी एज बढ़ाई जा रही है रिटायरमेंट की, 64 साल की जा रही है। वहाँ के लोगों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उनका कहना ये कि भाई रिटायरमेंट की एज अगर आप 64 साल कर रहे हैं इसको ऐच्छिक कर दीजिए। आप ज़बरदस्ती किसी आदमी से 64 साल तक काम नहीं करा सकते। उदाहरण दिए जा रहे हैं, एक नर्स है जो रोज़ अपने आसपास मौतें देखती है, तरह तरह की ट्रॉमा झेलती है, एक्सटेंडेड आवर्स में काम करती है, पूरे स्ट्रेसफुल लाइफ जीती है। उसको क्या 62 की उम्र में भी आराम नहीं मिलना चाहिए? इसी तरह से जो मज़दूर लोग हैं, जो बोरे उठाते हैं, मेहनत का काम करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों में हथौड़े चलाते हैं, वो सब लोग क्या 64 साल की उम्र तक काम कर सकते हैं? ये सारे मसले वहाँ पर लोग उठा रहे हैं। लेकिन वहाँ का जो मैक्रो है ना, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, वो बहुत अड़ियल टाइप का है। उसने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। कोई कंसल्टेशन का एक प्रोसेस होता है, कोई नया अमेंडमेंट लाने वाले हैं, समाज के बीच में आप जाइए, कंसल्टेशन करिए, लोगों को अपनी नीति समझाइए, लोगों की बातें सुनिए, उनको इसमें अकोमोडेट करिए। वही भारत की सरकार वाला है। किसान आंदोलन में ड्यू कंसल्टेशन के बगैर किसान कानून लागू कर दिए, क्योंकि सरकारों के अंदर इतना कलेजा नहीं होता कि अगर हम अपनी बात कह रहे हैं तो हम नैतिक रूप से सही हों और हम समझा पाएँ। अगर सामने वाले ने हमको गलत साबित कर दिया तो किस मुंह से हम ये अपना कानून लागू करेंगे? इसलिए सरकारें कंसल्टेशन से बचती हैं। तो वहाँ पे लोगों को इस बात का बहुत गुस्सा है कि ये जो इमैनुअल मैक्रो है ये अपने पिताजी का मुल्क समझ रहा है और पूरा जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है वो मैक्रो के अकेले आदमी की जिद के कारण चल रहा है, ये उनका कहना है। और वो अड़ा हुआ है, हटने को तैयार नहीं है।
ज़्यादातर लोगों का मानना यह है कि ये एक कैपिटलिस्ट एजेंडा है वर्ल्ड वाइड। पूंजीपति शक्तियां चाहती हैं कि रिटायरमेंट एज को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। उसकी वजह यह है कि रिटायरमेंट, जब लोग रिटायर होने लगते हैं तो उनको पेंशन देनी पड़ती है, उनको दूसरी सुविधाएं देनी पड़ती हैं। फ्रांस की सरकार का तर्क है कि वहाँ पे 22% लोग 25 साल से कम उम्र के हैं फ्रांस में, जबकि 30% लोग 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। ऐसे में उन लोगों को हम जब सुविधा देते हैं तो रिटायर आदमी जो है वो स्टेट पर एक जिम्मेदारी है, क्योंकि उसको सेहत देनी पड़ती है, फ्रांस में मुफ्त इलाज है और दूसरी चीज़ें देनी पड़ती है। इसलिए हमको उसके लिए संसाधन चाहिए और हमारे पास पैसे नहीं हैं। रिटायर आदमी के खर्चे कितने हैं, या आप फ्रांस की अगर बात करें, देखिए फ्री हेल्थ केयर है तो सबके लिए है, उसमें रिटायर आदमी नौकरी करेगा तब भी फ्री देनी पड़ेगी, ये तो बहानेबाजी है। लेकिन आप सोचिए 11,000 यूरो जो है एक रिटायर्ड आदमी को फ्रांस में दिया जाता है, जबकि जो इसको कुछ शरारती तत्व भारतीय मुद्रा में बदल रहे हैं और कह रहे हैं कि 9,82,000 रुपये के आसपास मिलता है रिटायर्ड आदमी को। क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो यहाँ वाले, यहाँ पे भी जब ये नीतियाँ लागू करनी है तो उसको बदनाम करो, तो उसको बदनाम करने के लिए 9,82,000 रुपये का आंकड़ा लेकर आते हैं। अरे भैया, भारतीय मुद्रा भारतीय है, उनकी मुद्रा उनकी है, उनके लिए वो 11,000 यूरो 11,000 ही है। वो ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज़ अगर वहाँ पे $1 की मिलती है तो उसको जो है ये मान लिया जाए कि हमारे यहाँ के इतने के बराबर है। नहीं, क्योंकि वेतन भी उनको यूरो में मिलता है और डॉलर में मिलता है। खैर जो भी है, लेकिन 9,82,000 भी मान लीजिए, इतना उनको मिलता है। और जो लोगों का रिटायरमेंट का खर्चा है पेंशन का, वो जीडीपी का 13% उनको देना पड़ रहा है और ये सालाना 136 बिलियन है। सरकार का कहना यह है कि हमको हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, उधारी का अनुपात, जितना कमा रहा है पूरा मुल्क, मतलब जितना प्रोडक्शन कर रहा है जीडीपी उसका, और सरकार का जो मैंने अभी 2 दिन पहले आपको जीडीपी समझाया था, वो अनुपात जो है वो 113% का है। मतलब 100 रुपये सरकार का टोटल जीडीपी और 113 रुपये कर्जा है। आइडियली इसको 70 होना चाहिए, भारत का ये 90 है। तो उनका कहना ये है कि अगर ये नौकरी करेंगे नहीं तो फिर हम इनसे टैक्स जमा और नहीं करवाएंगे, इनसे और प्रोडक्शन कराएंगे, इस देश में इसका योगदान लेंगे। अब वो प्रोडक्शन तो कंपनी करवाती है ना, तो सारा मामला यूरोप के पूंजीवाद का ही है। और उनका कहना यह है कि इससे बहुत सारी दिक्कत है, लेकिन दूसरा पहलू ये, भैया इससे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। आप एक आदमी को 64 तक नौकरी करा रहे हो, वहाँ तो सीट खाली हो नहीं रही है। और ये दिक्कत जो है अब एक बड़ी दिक्कत होती जा रही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये एक तरफा। अच्छा, फ्रांस का आप जानते हैं, फ्रांस मुर्दा कौम नहीं है। फ्रांस के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और उनकी जो उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो इस हद तक लड़ी हैं कि फ्रांस का जो लुई था उसकी गर्दन काट दी थी उन्होंने, सम्राट की। तो वो सारी चीज़ें। और अब जब जनता के बीच में पोल होता है तो 67% लोग कह रहे हैं कि मैक्रों को हटा दो। इसलिए हटा दो कि अमेरिका की जेब में बैठा हुआ है, इसके नाटो में मिलने के भी खिलाफ लोग थे और लगातार, और उसके बावजूद मैक्रो जाता है और जाके अपने समर्थन में विश्वास प्रस्ताव ले आता है। ठीक वैसे ही वहाँ पे नेतन्याहू, जनता सड़क पे उतरी हुई है, सब लोग कह रहे हैं ये करप्ट आदमी है, ये जुडिशरी को कब्जे में ले रहा है, सब जगह पे हड़ताल पड़ी हुई है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे वो पार्लियामेंट में विश्वास प्रस्ताव, यहाँ पे भी रेलें बंद हैं, बहुत सारे कारोबार बंद पड़े हैं हड़ताल के कारण फ्रांस में। उसके बावजूद मैक्रो विश्वास प्रस्ताव पारित करा लेता है। सदन में बहुमत होना और जन समर्थन होना दोनों अलग अलग चीज़ हैं, और ये फ्रांस में आप देख सकते हो। तो अब वो कह रहा है कि इस पूरे झगड़े के बीच में आपको ये समझना पड़ेगा कि हम भारत में क्या देख रहे हैं। फ्रांस में भी मांग उठ रही है कि भाई आप रिच लोगों पे टैक्स लगा दो, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो अमीरों पे लगा दो टैक्स। लेकिन वो कह रहे हैं ना। अब अगर आप भारत के संदर्भ में देखें, एक भारत की पूरी कहानी, पूरा वीडियो आपको याद आएगा। भारत में ब्याज की दरें, पीएफ पे जो आपको ब्याज मिलता है, आपकी जो सेविंग है उस पे ब्याज, इससे आपको फ्रांस का अंदाज़ा लगेगा कि वहाँ क्या हो रहा होगा। हमारे यहाँ पे जो ब्याज की दरें हैं वो आप अगर देखें तो 76 के बाद, 84 के बाद से सबसे कम है। 1984 के बाद से हमारे यहाँ पे 11.8% रही है, 12 रही है, 11% रही है, 9.5% रही है,
8.5 से 9.5% के बीच में रही है, 8.8 से 8.5 के बीच में ये रही है कोरोना काल में। और अब स्थिति यह है कि पिछले साल 8.10% थी और इस साल 8.15% हो गई है। यानी पीएफ में ब्याज की दर गिरती जा रही है। भैया क्यों गिरती जा रही है? आपने कहा कि पीएफ का पैसा हम शेयर बाजार में इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करने से हमको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो हम लोगों को ज़्यादा ब्याज दे पाएंगे। यही कहा आपने। 5% कर सकते थे पहले, 25% तक ये सरकार ले आई 2014 से लेके अब तक। तो आप बताइए मुझे कि आप इतना सारा पैसा, पीएफ का पैसा अगर शेयर बाजार में लगा रहे हैं और उसके बावजूद आपको ब्याज घटाना पड़ रहा है, तो उसकी वजह क्या है? एक सीधी सी वजह है कि आप लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। अगर आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, अगर शेयर बाजार का पैसा ऐसी कंपनियों में लगाया जा रहा है जिससे कि लाभ हो सकता है, तो उसका लाभ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अब अगर आप 8.25% ब्याज देंगे आदमी को पीएफ पे, बैंकों में ब्याज बढ़ रहा है, आरबीआई की सिक्योरिटीज जो सीआरआर होता है और वो बढ़ रहा है, मतलब आरबीआई के पास भी आप पैसे रखोगे तब भी आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे पहले के मुकाबले। जब आपको पता है कि पैसा आपका सब तरफ बढ़ रहा है, तो भाई साहब ये इंटरेस्ट क्यों कम हो रहा है? यानी जो पीएफ के एम्प्लॉयज़ का पैसा है, उस पैसे को आप गलत जगह खर्च कर रहे हो, सही रणनीति के साथ खर्च नहीं कर रहे हो, तो इसलिए वो पैसा और पैसे को कमा नहीं पा रहा है। तो भारत में ये जो स्थिति बन रही है 8.5%, 8.15%, 8.15% वाली, इस स्थिति को आप अगर फ्रांस से मिलाएं तो ये पक्का मान के चलिए कि फ्रांस में भी जो पैसा जनता के कल्याण के लिए होता है, क्योंकि देखिए आप अगर बुजुर्ग को पेंशन दे रहे हैं तो भाई साहब वहाँ नौजवान भी काम कर रहे हैं ना, उनसे पीएफ काट रहे हो ना, आप अपने पास से तो दे नहीं रहे हो। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि वो, उनको लगता है ये पेंशन क्यों मांग रहे हैं, ये एक माइंडसेट है। अगर मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ अर्थव्यवस्था के बीच में, 43 साल के सबसे निचले स्तर पे आप ले आए हो पीएफ की ब्याज दर 43 ईयर्स। अब आप एक चीज़ को सोचिए, पेंशन अगर आप लोगों को दोगे, वेतन में जो शोषण है हिंदुस्तान में, जिस तरह से खून पीते हो एम्प्लॉय का पूंजीवाद के नाम पे, कि बिजनेस के नाम पे सब चलेगा, क्योंकि आप अमेरिका के चरणों में नीतियों के मामले में बिक चुके हो। आपका जो वेतन आप कम दे रहे हो, सरकारी दफ्तरों में ठेके पे लोग काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर देते हैं, एक एजेंसी को दे देते हैं, भाई कंप्यूटर ऑपरेटर एक एजेंसी को ठेका दे दिया, वो लोगों को नौकरी पे रख रही है और उनको बहुत न्यूनतम वेतन दे रही है, उनके स्किल के हिसाब से वेतन नहीं दे रही है। सरकारी नौकरी में अगर वेतन 45,000 रुपये है, वहाँ मिल रहा है 15,000 रुपये। अब आप कहेंगे भाई सरकार का तो पैसा बच रहा है, आप कहेंगे कि कंपनियों का पैसा तो बच रहा है, कंपनियां भी ऐसी एक्सप्लॉइट कर रही हैं। हिंदुस्तान में मुश्किल से कोई कंपनी होगी जिसके अंदर उसका अपना जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो खुद का अपना होगा, वो सब आउटसोर्सिंग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कहते हो इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ कहाँ से आएगी? जिस आदमी को बाजार में जाके सामान खरीदना है, चाहे वो रिटायर्ड आदमी हो, बुजुर्ग आदमी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, उसको अगर 2-3 चीज़ें नहीं मिलेंगी। एक तो ये कि उसको निश्चिंतता ना हो, मतलब निश्चिंतता उसको होनी चाहिए, चिंता ना हो, उसको लगे मेरी नौकरी सलामत रहेगी, जॉब अगर उसका सिक्योर है, उसको लगा कहीं नहीं जाने वाली है, तो जो कमाएगा ना वो खर्च करेगा। अगर कर्मचारी को इतना पैसा मिल रहा होगा जो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वो उसको खर्च करेगा, यानी वो अपनी ज़रूरतें बड़ी करेगा, ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा, ज़्यादा सामान खरीदेगा, सुख सुविधा की चीज़ें लाएगा, मकान भी खरीद सकता है, गाड़ी भी खरीद सकता है। इसी तरह से आप पेंशनर को पेंशन देते हैं, वो पैसा भी खर्च करेगा। तो ये पैसा अगर वो सिक्योर है, उसको अपना भविष्य को लेके निश्चिंत है और उसका पैसे भी खूब आ रहे हैं, तो ये पैसा जब वो बाजार में खर्च करेगा तो किसका माल बिकेगा? अडानी जी की ही बिजली बिकेगी, वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा, 2 एसी ज़्यादा खरीदेगा ना। इन्हीं उद्योगपतियों का सामान ही बिकने वाला है, इन्हीं के टूथपेस्ट, माचिस वगैरह बिकने वाले हैं।
और इस सब के बिकने के कारण क्या होने वाला है, नीचे से ऊपर तक पैसा जाएगा। एक छोटा सा दुकानदार है, उस दुकानदार से इन्होंने सामान खरीदा, उसने बड़े दुकानदार से खरीदा, तो सबको कुछ कुछ पैसा पहुंचा। अभी तो आप SEZ के नाम पे टैक्स में छूट दे देते हो, कौड़ियों के नाम में ज़मीन दे देते हो, बहुत सारा पैसा टैक्स हॉलीडे के नाम पे छोड़ देते हो। वहीं उद्योगपतियों के लेवल पे ऊपर ऊपर आप काम किए जा रहे हो, नीचे वाले का खून पिए जा रहे हो, और उसके कारण ये सारी स्थितियां खड़ी हो रही हैं। अब आप कहते हैं GDP नहीं बढ़ रही है, अरे GDP बढ़ेगी कहाँ से यार, प्रोडक्शन तब बढ़ेगा जब कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन होगा कहाँ से, जब कंजम्पशन के लिए लिक्विड चाहिए, पैसा चाहिए, धन बाजार में लिक्विड होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। लिक्विड कहाँ से आएगा, सिक्योरिटी से। अगर मुझे अनिश्चितता, भाई मंदी आ जाएगी, मैं अपने सारे पैसे संभाल के रखूंगा बैंक में, सोना खरीद लूंगा, शेयर खरीद लूंगा, कुछ कर लूंगा, भैया खर्चा नहीं करना है, माहौल खराब है, लेकिन आप निश्चिंत होंगे, आप कहेंगे कोई बात नहीं, अगले साल तनख्वाह बढ़ जाए भाई, मकान ले ही लो। और जैसे जैसे बाजार में पैसे का प्रभाव बढ़ता जाता, अर्थव्यवस्था बढ़ती है, GDP भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का चंदा नहीं बढ़ेगा। और इसलिए ये सारी दुनिया में जो लुटेरे होते हैं, ये सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की सोचते रहते हैं। इसीलिए अमेरिका में औरतों के पास शौचालय नहीं है, गरीबी का बुरा हाल है, बेघर लोग हैं, दुर्गति है दुनिया का सबसे अमीर देश होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी नीति जो है वो उद्योगपतियों को फायदा तो पहुंचा रही है, उद्योगपतियों को सही फायदा नहीं पहुंचा रही है कि भैया उनका धंधा चलाओ अच्छे से, जनता को पैसे दो। नरेगा मनरेगा टाइप की चीज़ इसीलिए आई थी। आपको 19 के चुनाव में याद होगा, राहुल गांधी एक योजना लेकर आया था जिसमें उसने कहा कि एक सर्टेन अमाउंट, कुछ हज़ार रुपए, शायद 72,000 थे, एक परिवार को मैं फ्री में दूंगा मिनिमम। और मिनिमम इनकम गारंटी की योजना की बात मोदी सरकार ने भी 95-96 में की थी, उसको सिरे से गायब कर दिया। बल्कि मुझे यही लग रहा था कि ये तो राहुल गांधी ने मोदी का फार्मूला उठा लिया। लेकिन जब उद्योगपतियों का पेट भरने से किसी को फुर्सत मिले तब है ना। लेकिन आप फ्रांस के हालात देख रहे हैं, स्थितियां बहुत ज़्यादा अगर एक तरफा होती हैं तो दिक्कत देती हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।